बंगाल में आजकल भाषाई लड़ाई खूब देखने को मिल रहा है। ऐसे देखा जाए तो जब भी इलेक्शन आता है तभी ये सब चीज़ें होती है। क्या राजनीतिक स्टंट है क्या? ये पूरा का पूरा राजनीतिक स्टंट है। आज के दिन में स्थिति ये हो गई है कि जिस तरह से वोटों का एक ध्रुवीकरण होता जा रहा है, हिंदू और मुस्लिम जो बोलना है हम एकदम खुल के बोल रहे हैं, हिंदू मुस्लिम वोटों का जो ध्रुवीकरण हो रहा है, अभी तक हिंदू वोट पूरा ध्रुवीकरण की तरफ नहीं था, लेकिन वो जितना ज्यादा बढ़ते जा रहा है उसको देखते हुए भाषाई समीकरण देकर हिंदी और बंगाली शब्द उठाकर बंगालियों में और नन बंगालियों में एक फ्रिक्शन लगा रहे हैं, जिससे उसका कुछ परसेंट वोट हमको वापस मिल जाए। यही स्थिति है। नहीं तो आज अगर हमसे कोई पूछे या जो सच में पश्चिम बंगाल को जानते हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, पश्चिम बंगाल के अंदर आज से 10 साल पहले 15 साल पहले चाहे वो बिजनेसमैन हो, चाहे एजुकेशन के लिए लोग आते थे, चाहे बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां जब खुली हुई थी तो उसमें जो लेबर काम करते थे, कि कोई भी आज के दिन में कम से कम 10 से 15% नन बंगाली जो है अर्थात हिंदी स्पीकिंग जो है वो पश्चिम बंगाल को तो पहले ही छोड़ के जा चुके हैं। तो जब ऑलरेडी वो जा रहे हैं तब इस भाषा का आधार बनाकर लड़ाई करना तो ये एक सोची समझी साजिश है। अभी 2021 से 2011 की जनगणना के अनुसार जो है करीब 23% हिंदी भाषी कलकत्ता में ही बिलोंग कर रहे हैं। तो क्या इसके लिए भी ज़्यादा है कि हिंदी भाषी ज़्यादा कलकत्ता में है, बढ़ रहे हैं? चाहे इस तरह देखिए, ये जैसा कि हम पहले भी कह चुके हैं कि हिंदी भाषियों के ऊपर दबाव बनाकर अपनी वोट की राजनीति कर रहे हैं। अगर 23% हिंदी भाषी कलकत्ता में है, अगर बंगाली भाषियों का हम वोट अपनी तरफ खींचने की चेष्टा कर रहे हैं, अगर दोनों एक हो जाएंगे तो 23 में अगर किसी एक पार्टी को 18% मिलता है और 10-15% वोट अगर बंगालियों का मिल गया तो वो पार्टी जीत जाएगी। तो इस स्थिति में इसमें एक दबाव बनाने के लिए और साथ ही साथ हिंदी स्पीकिंग लोगों को ज्यादा टिकट न मिले, इसलिए बंगाली और हिंदी की आपस में लड़ाई लड़के, हो सकता है हिंदी स्पीकिंग यहाँ 200 साल से रह रहा हो, 150 साल से रह रहा हो, 100 साल से रह रहा हो, यहाँ के जनमानस के बीच में बैठ चुका हुआ हो, एनजीओ के माध्यम से हो या पर्सनल माध्यम से हो, समाज सेवा करके अपने क्षेत्र में एक अलग अपना नाम कर लिया हो, लेकिन उसको टिकट न मिले, बंगाली भाषी के नाम पर उसकी टिकट भी कटवा सके और अगर उसको टिकट मिले तो कुछ बंगालियों का वोट उससे कटवा सके। ये एक सोची समझी साजिश। मैंने क्या कारण है कि हिंदी भाषी इतने हर जगह, अभी आपने जो कहा कि हर जगह रहते हुए भी चाहे वो कोई भी पार्टी हो, उनको सीट देने या टिकट देने के मामले में पीछे कर दिया जा रहा है? ऐसा क्या? यही जो भाषाई द्वेष पैदा कर दिए हैं। अब उस भाषाई द्वेष को जिन्होंने पैदा किया वो तो उनके ऊपर भी लग रहा है। अगर आज वो अपनी पार्टी में भी हिंदी स्पीकिंग को टिकट देते हैं तो उनको लगता है कि हम ही तो बंगाली और हिंदी में भेद किए हैं, तो अगर हम हिंदी स्पीकिंग को टिकट दे देंगे तो हमारी पार्टी के भी कुछ बंगाली वोट कट के दूसरी तरफ नहीं चले जाएं। और वही प्रेशर दूसरी पार्टियों के ऊपर भी बना दे रहे हैं कि अगर आपकी पार्टी में कोई हिंदी स्पीकिंग बहुत ही अच्छा हिंदी भाषी, कोई बहुत अच्छा जनसेवा करने वाला है, लेकिन उसको टिकट नहीं मिले, अगर उसको मिले तो उसको कुछ बंगालियों का वोट कट जाए, जिससे उसकी जीतने की संभावना थोड़ी बहुत कम हो जाए। तो क्या मतलब कहा जा सके कि मतलब अभी भी बंगाल में हिंदी भाषी कितनी भी स्ट्रगल कर ले, वो क्या हाशिए पे ही रहेंगे? नहीं, देखिए, हर एक आदमी को समय के हिसाब से चलना चाहिए जी। मैं ये नहीं कहता हूँ कि हिंदी भाषी किसी एक पर्टिकुलर दल को करे। आप कोई भी दल करें, कोई भी राजनीति करें, लेकिन जब भाषा की बात आए, जब समाज की बात आए और अगर गलत बात कोई भी बोले, चाहे वो हमारे दल का व्यक्ति हो चाहे दूसरे दल का व्यक्ति हो, उसके ऊपर प्रतिरोध करें, उसके अगेंस्ट में अपनी आवाज उठाएं और वहां पर दलगत स्थिति को न देखते हुए हम हिंदी भाषियों के फेवर में कौन सी चीज सही है, हम ये नहीं कहते कि गलत का सपोर्ट करना है, लेकिन जहां पर हम सही हैं वो किसी भी दल का कोई भी, जैसे आज चाहे वो बंगला पक्कों की बात हो और चाहे तृणमूल के नेताओं की बंगाली अस्मिता के नाम पर तरह तरह की बातें की जा रही है, इन बातों की जब बात आए तो चाहे वो जिस दल का हिंदी भाषी हो या नन बंगाली हो, उन सबको एक होकर इसको प्रतिरोध करना चाहिए कि अगर आप इस बात पे अडिग हैं तो फिर हम लोग भी इस बात पे अडिग हो जाएंगे कि जो दल या जो नेता इस तरह की बात करेगा उसका हम लोग बहिष्कार करेंगे। अगर ये एकता आपके अंदर आ गई तो सब कुछ सही। आज तृणमूल बोल रही है कि हम बंगाल के अंदर बंगाल की अस्मिता बचाना चाहते हैं, तो भाई ये जो 26,000 टीचर यहाँ बैठे हुए हैं जिनकी नौकरी आपने चोरी कर ली है, वहां पर घूस लेके किया, तो वो बंगाली अस्मिता, वहां पर भी तो बंगालियों का ही बात। आज
आज एक स्कूल में बंगाली टीचर होने की जगह आपने उर्दू टीचर दिया, जिसके चलते राजेश और उसका मर्डर हो गया पुलिस गोली में, तो एक बंगाली ही तो मरा है, वहां बंगाली अस्मिता कहाँ थी? आज आरजीकर कांड में हो, चाहे आपका लॉ कॉलेज में जिस लड़की के साथ धर्षण हुआ, दोनों ही तो बंगाली थी, तब बंगाली स्मिता कहाँ चली गई? आज मुर्शिदाबाद और महेश तल्ला में जो दंगे हुए, वहां पर भी तो बंगालियों के ही घर लूटे गए और बंगालियों को मारा गया, तब आपकी बंगाली अस्मिता कहाँ चली गई? और सबसे बड़ी बात, जो बंगाली अस्मिता की बात करते हैं आप हमको ये बताइए, जिस राज्य में 8,500 गवर्नमेंट स्कूल बंद हो गए, उनमें से 99% स्कूलों में बांग्ला में ही पढ़ाया जाता था। तो जब आपका बच्चा गवर्नमेंट के 8,500 स्कूल आपने बंद कर दिए, तो वहां से बंगाली भाषा का ही तो जानकार लोग अब कम पैदा होंगे। वो प्राइवेट स्कूलों में जाएंगे, कॉन्वेंट स्कूलों में जाएंगे, वहां बांग्ला पढ़ना कोई जरूरी नहीं। तो आप बंगाली अस्मिता को जिंदा कहाँ रख रहे हैं? कहीं नहीं कहीं बंगाली अस्मिता भी खतरे में है। बंगाली अस्मिता पूरी खतरे में है। जैसा कि मैंने कहा कि 10 से 15% हिंदी स्पीकिंग लोग बंगाल को छोड़ के जा चुके हैं, नए तो आ ही नहीं रहे। आज प्लम्बिंग के नाम पर उड़ीसा के लोग रहते थे, पुलिस में हो या मुठिया मजदूर या साइकिल वाला, रिक्शा वाला, वैन वाले जो थे, वो सब बिहार और यूपी के कुछ अंचल के थे। आज उनकी नई जनरेशन तो कोई आ ही नहीं रही है। पुरानों में भी 20% से ज्यादा चले गए। बिजनेस और इंडस्ट्री बंद होने से मारवाड़ी सर्कल, गुजराती सर्कल यहाँ से चला गया, तो वो तो गए ही गए। लेकिन आज की स्थिति देखिए, जिन बंगालियों के लिए आप बात कर रहे हैं, अगर बच्चे को स्कूल में पढ़ाना है तो गवर्नमेंट स्कूल बंद हो चुके हैं। और यहाँ का पढ़ाई क्या है कि 0 नंबर पाया हुआ आदमी टीचर जब बन रहा है, तो आपके बंगाली बच्चे को वो क्या पढ़ाएगा? आपके बंगाल के बच्चे को क्या पढ़ाएगा? सवाल केवल बंगाली का नहीं, तो वो कैसे आगे चल के कोई भी एग्जाम को क्रैक कर पाएगा? आप अगर रोजगार की बात करिए तो पहले केवल बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग बंगाल के बाहर जाते थे। आज के दिन में राजमिस्त्री, कारपेंटर, सोना चांदी के काम करने वाले कारीगर, एम्ब्रॉयडरी के कारीगर, सब बंगाल छोड़कर दूसरे राज्यों में जा रहे हैं। पहले दूसरे राज्य के लोग यहाँ आकर उनको काम देते थे, वो काम होता था और अपने राज्य ले जाते थे। अब आज के दिन में वो यहाँ से काम नहीं लेते हैं, कारीगर को ही लेके चले गए और कारीगर यहाँ से ज्यादा वहां कमा रहा है। तो आपके बंगाली लोग भी तो बंगाल को छोड़ के जा रहे हैं, तो आप बंगाली अस्मिता में बंगाली को बचा कहाँ रहे? सोनार कास्ट जो ही है, जो सोने वाले जो ज्यादातर लोग सूरत चले गए हैं, जयपुर चले गए हैं, एम्ब्रॉयडरी वाले चले गए हैं। वो लोग चाहते भी नहीं कि वापस। बिल्डिंग लाइन में जो कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं, 200 आदमी 500 आदमी की टीम ले जाकर बंगलोर, पूना, नोएडा, गाजियाबाद, वहां पर जाकर बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं। दिन में 1,500-2,000 रुपया डेली काम कर रहे हैं, क्योंकि 3-3 शिफ्ट काम करते हैं। घर परिवार वहाँ यहाँ है, वो लोग वहाँ 2-2, 3-3 शिफ्ट में काम करके कमा रहे हैं। अच्छा दिनेश जी, इस बार आ रहे हैं थोड़ा सा पार्टी लाइन में, कि भाजपा तो पिछले दशकों से काफी स्ट्रगल मेहनत कर रही है। क्या कारण है कि इन वक्त पे आकर वो सत्ता से मैंने छूट जा रही है, बिछड़ जा रही है, सत्ता तक नहीं पहुंच पा रही है? इसके पीछे क्या कारण है? मैंने भाजपा नेता का इसमें दोष देंगे या क्या इस पर बोलना चाहेंगे आप? देखिए, अगर राजनीति की बात करिए तो हम यही कहेंगे कि नहीं, मीडिया में देखा जाता है कि भाजपा एकदम विनर है, और इन मौके पे पता चलता है कि वो कागजी तक मतलब ये पेपरों तक ही रह जाती है, सिमट जाती है। देखिए, पूरे देश की राजनीति, खासकर बंगाल में, पूरे देश की राजनीति में एक बहुत बड़ा चेंज आ चुका है। कहीं पर भी बूथ कैप्चरिंग या भय का माहौल नहीं है। कहीं पर ऐसी स्थिति नहीं है कि आप दूसरी पार्टी कर रहे हैं तो आपका रोजगार छीन लिया जाएगा। आज स्थिति ये हो चुकी है कि भाजपा को जो कर्मी हैं उनके ऊपर तो जो अत्याचार हो रहा है, अगर वो ऑटो चला रहे हैं तो लाइन में ऑटो नहीं चलेगा, हॉकर हैं तो उनका डाला उठा दिया जा रहा है, व्यवसायी हैं तो उनके व्यवसाय में परेशान किया जा रहा है। ये स्थिति तो अभी तक थी, अब तो जनता को धमकाया जा रहा है। आपको शायद याद होगा, पिछले इलेक्शन के बाद फूल बगान मोड़ में जो कॉम्प्लेक्स था, वहां से 526 वोट बीजेपी को गिर गया, तो उसके घर की लेडीजें बाहर नहीं निकल सकती थी, गाड़ियां निकलती थी तो उसको तोड़ देते थे, थाने में FIR नहीं होता था। उस स्थिति में उन लोगों ने जब रास्ता जाम किया, सब कुछ किया, तब थोड़ी बहुत सुनवाई हुई। हजारों कार्यकर्ता तो मारे गए। जो बिल्डिंग कॉम्प्लेक्स से या जिस बस्ती से भारतीय जनता पार्टी को वोट मिला, वहां की ड्रेन की लाइन काट दी गई, पानी का लाइन काट दिया गया। पिछले लोकसभा इलेक्शन में ये आप देखिए, उल्टा डांगा मोड़ में सनराइज बिल्डिंग में
वहां से उनको वोट नहीं मिला तो कम से कम 1500 ऑटो वालों को उस बिल्डिंग कॉम्प्लेक्स में घुसा दिया गया और वहां से न कोई आदमी निकल सकता है न जा सकता है। पूरे बिल्डिंग कॉम्प्लेक्स के कॉमन स्पेस ड्राइववे के अंदर केवल ऑटो की लाइन लगी हुई थी। तो अभी यहाँ केवल कार्यकर्ता ही नहीं, वोटर को भी भयभीत कर दिया गया है कि अगर आपके बूथ से बीजेपी को वोट ज्यादा पड़ेगा तो हम यहाँ पर संत्रास करेंगे, मारेंगे, आपका रोजगार छीनेंगे, आपके घर में नहीं रहने देंगे। इस स्थिति में बंगाल की जो स्थिति हो चुकी है वो पूरा देश से कटना चाहता है। बंगाल के जो नेतृत्व है ये दूसरा कश्मीर बंगाल को बनाना चाहते हैं। चाहे वो दंगे की बात देख लीजिए, चाहे हाईवे में आपने देखा होगा जिस तरह वक्फ बोर्ड का जब बिल आया तो किस तरह से 3 दिन तक हाईवे में उत्पात चला और गवर्नमेंट ने कुछ नहीं किया। आपने सीए का बिल आया तो कितनी रेलवे लाइनों को उखाड़ दिया गया, रेलवे स्टेशनों को आग लगा दिया गया। तो बंगाल में जब तक मिलिट्री शासन होकर इलेक्शन नहीं होगा तब तक यहाँ पर किसी भी स्थिति पे चेंज कर कोई इस तरह का भाजपा नेता नहीं है जो इसको सॉल्व कर सके। आप शीर्ष नेता जैसे दिलीप घोष जब आए थे तो काफी प्रोग्रेस हुआ था। देखिए अब आप जो दिलीप घोष की बात मैं कर रहा हूँ, आज दिलीप घोष आए थे, दिलीप जी के आने के समय यहाँ पर एक बहुत बड़ा चेंज आया था और उसी चेंज के बाद से अत्याचार को जनता के ऊपर ला दिया गया। इसके पहले अत्याचार नेताओं के ऊपर होता था, पार्टी करने वालों के ऊपर होता था। लेकिन जब दिलीप घोष के समय, और केवल हम दिलीप घोष को ही इसका श्रेय नहीं देंगे, इसका श्रेय था कि केंद्रीय नेतृत्व के जो 3 ऑब्जर्वर हमारे यहाँ थे, कैलाश जी, शिव प्रकाश जी और अरविंद मेनन जी, वो लोग भी केवल केंद्रीय नेतृत्व की भूमिका नहीं बल्कि बंगाल के नेतृत्व की तरह का भूमिका निभाया और रास्ते में उतरकर कार्यकर्ताओं के साथ और जनगण के साथ मिलकर आंदोलन में भाग लिया। उसके कारण यहाँ पर एक बहुत बड़ा चेंज आया। लेकिन उस चेंज आने के बाद क्या हुआ, गांव देहात तो दूर की बात है, इंटाली जैसे कलकत्ता शहर के अंदर जो लोग घर छोड़ के भाग गए थे उनके घर की लेडीजें घर में नहीं रहने पाए और उनको ऑफर दिया गया कि अगर तुम लोग भी यहाँ रहना चाहती हो तो तृणमूल के पास पैसे की कमी नहीं है, संसाधनों की कमी नहीं है, मदिरा की कमी नहीं है कि दारू पियो, सब कुछ है। अब उनकी डिमांड हो गई थी कि आपके घर में आदमी नहीं है लेकिन आप लेडीज अकेले रहती हो, आप चाहती हो यहाँ बराबर रहोगी या आपका आदमी वापस आ जाए तो रात में आप हमारे पास आ जाना। इतना नीचता का काम जिस राज्य में होगा और जहाँ की चीफ मिनिस्टर खुद एक महिला है तो आप उस राज्य में, यहाँ तो दूसरा बांग्लादेश बनाने की सोची समझी साजिश। आप देख रहे हैं दिल्ली सेना के ऊपर कुछ ना कुछ बातें आ जाती, हर एजेंसी, यहाँ तक कि ये लोग तो न कोर्ट को मानने को तैयार हैं, न सेना को मानने को तैयार हैं, न भारत के संविधान को मानने को तैयार हैं। तो आखिर ये चाहते क्या है? ये चाहते हैं कि किसी भी तरह से इतना बड़ा बांग्लादेश में अत्याचार हुआ हिंदुओं के ऊपर। सब तो बंगाली अस्मिता की बात करते हैं, वहां पर तो बंगाली हिंदू ही मारे गए, रेप हुआ, घर जला दिया गया। आज वो इतनी असुविधा के बावजूद आज भी इनके मुंह से बांग्लादेश के खिलाफ कोई बात सुन लीजिए। आज इनकी जितनी लड़ाई चल रही पूरे देश के अंदर में केवल रोहिंग्या और बांग्लादेशी मुस्लिमों को बचाने के लिए बंगाली अस्मिता को उससे जोड़ दिया गया कि जो बांग्ला बोल रहा है उसके ऊपर अत्याचार हो रहा है। ये खुल के ये नहीं बोल रहे हैं कि जो बांग्लादेशी मुस्लिम को आपने वोटर कार्ड, आधार कार्ड बंगाल का बना दिया है वो पूरे देश में फैल गए हैं। जो देश के अंदर कितनी बड़ी आतंकवादी गतिविधियां या देश के प्रति कितनी बड़ी घटनाएं कर सकते हैं जाएगा। तो मैं तो वही पूछना, मैंने जो आपने कहा ठीक है, कैसे इसको चेंज, क्या इसमें भाजपा इसके देखिए भाजपा का नेतृत्व इसके लिए लड़ाई लड़ रहा है, लेकिन जब तक जनमानस सही ढंग से रास्ते पर उतरकर लड़ाई नहीं लड़ेगा और जनमानस को बंगाल की जनता अभी इतनी गरीबी की तरफ चली गई है, ये मैं नहीं कहता, खुद गवर्नमेंट कह रही, हाई कोर्ट में खुद अलगनामा दे रहे हैं कि हम बीए नहीं दे पाएंगे, हमारे पास पैसा नहीं। ये खुद बोल रहे हैं कि हम नौकरी नहीं बढ़ा पाएंगे, हमारे पास पैसा नहीं। नगर पालिकाओं का हाल भी, नगर पालिकाओं में 3-3 साल 5-5 साल से कंट्रेक्टरों को पैसा नहीं आ रहा है, टेंडर हो रहे हैं लेकिन उनका पैसा नहीं दिया जा रहा, वो काम बंद कर दिए। आज पश्चिम बंगाल की स्थिति ये हो गई है कि गरीब से गरीब राज्य होता चला जा रहा है और गवर्नमेंट खुद अपने हलफनामा में कह रही है। तो इस स्थिति में अब उनको किसी को 1000, किसी को 1200, किसी को 500 इस तरह से कर अनुदान देकर कि जब आदमी पेट से जुड़ा हुआ कि अगर ये गवर्नमेंट चली गई तो हमारा 1000 रुपए का क्या होगा, हमारा 1500 का क्या होगा, इस तरह से उसको पेट से जोड़ दिया है। और दूसरा क्या किया,
कि जितने क्लब हैं, जितनी दुर्गा पूजा कमेटियां हैं, उन सबको पैसा दे दिए बीजेपी हैं। भी तो अपने अदर स्टेट में तो जो भी महिलाओं के लिए जैसे ममता 1000 दे रही है, तो बीजेपी भी देखिए स्टेट में अब दूसरे दे रही है। स्टेट में ये मजबूरी हो गई, जैसे छत्तीसगढ़ में, एमपी में क्योंकि दो नेता, बहन योजना, ये सब। देखिए दो नेता सच में जमीनी स्तर से उठे थे। मैं खुद भी उनके लिए कहता हूं कि ये दोनों जुझारू नेता थे और पब्लिक मतलब जनता ने इनको चुनकर आगे बढ़ाया था। उसमें से एक थी ममता बनर्जी और एक थे अरविंद केजरीवाल। लेकिन इन्होंने अपनी जितनी बातें कही, खुद सत्ता में बैठने के बाद हर बात का उल्टा असर है। आप तो ये मानते होंगे जब पीके की एंट्री जब हुई टीएमसी में, तो उसके पीके का एंट्री के बाद, मैंने प्रशांत किशोर जी का एंट्री करने के बाद कई हिंदी भाषियों को जगह मिली उनके प्लान के अनुसार। कितने काउंसलर बन गए, जो हिंदी प्रकोष्ठ बना। तो इस तरह की व्यवस्था बीजेपी अभी क्यों नहीं कर पा रही? देखिए जबकि टीएमसी हिंदी भाषियों को पूरा लेकर चलने इधर काफी सवाल बदलाव किया। नहीं, टीएमसी का तो यही डबल गेम है। हम पहले कितने का नाम गिना सकता हूँ, सीआईसी बन गए, अरे हम बता दे रहे हैं, लेकिन कहने का मतलब यही है। हम क्या बोल रहे हैं कि डबल गेम यही तो है कि एक तरफ आप बंगाल के अस्मिता की बात करते हैं, बंगाल के एजुकेशन की बात करते हैं, बंगाल के हेल्थ की बात करते हैं, और उसी को आप एकदम खत्म करते चले जा रहे हैं। और उसके अगेंस्ट में जब आदमी गरीब हो जा रहा है तो उसको 1000-2000 का अनुदान देकर उसको पेट से जोड़ दे रहे हैं। और जो हमारी बात नहीं लगे माने, उसके लिए एक तरफ आपको सैलरी देने का पैसा नहीं है। आपके हर डिपार्टमेंट में जितने गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं है, उससे ज्यादा सिविक वॉलंटियर हो गए। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट की एम्प्लॉय की सैलरी आपकी 15,000-18,000 के बाद चालू होगी, और आप सिविक वॉलंटियर को 3,000-4,000 देकर उसी में से 5 आदमियों को दे रहे हैं। और सिविक वॉलंटियर केवल आपके पार्टी के वर्कर हो रहे हैं, उनको आप पेट से जोड़ दे रहे हैं। इससे क्या हो रहा है कि आज आप बंगाल के अस्तित्व को खत्म करते चले जा रहे हैं और उनको पेट से जोड़ रहे हैं। और उसके बावजूद भी अगर कोई आदमी अपने विरोध की बात करता है या इस व्यवस्था के खिलाफ आवाज उठाता है, तो क्लबों में आप पैसा दे रहे हैं जी, दुर्गा पूजा कमेटियों को आप पैसा दे रहे हैं, आप गुंडा हायर कर रहे हैं और उन गुंडों से उन लोगों को धमकाते हैं। खर्चे में कुछ पैसा बढ़ाया गया है इसमें। हाँ, तो उनको धमकाते हैं, उनको मारते हैं। इस स्थिति को देखते हुए, क्योंकि देखिए अगर सामने वाला डकैत है तो हमको भी कम से कम चोर बनना पड़ेगा। अगर हम 100% साहूकार बनेंगे तो हम उनकी बराबरी नहीं कर सकते। अब आज पूरे देश में एक ट्रेंड फैल गया है कि सबको रेवड़ी बांटो। तो अगर अभी भाजपा को, चूंकि वो देश का उन्नयन कर रही है, इंटरनेशनल लेवल पे एक अलग जगह देश को लेके गई, हथियार बनाने में हो, रोड बनाने में हो, एयरपोर्ट बनाने में हो, स्कूल बनाने में हो, पूरे देश के अंदर एम्स जैसे हॉस्पिटल बनाने में हो। आज जब हम सब काम कर रहे हैं तो हमको सत्ता में तो बने रहना पड़ेगा, नहीं तो हम ये काम नहीं कर पाएंगे। तो अब ये लोग जो रेवड़ी बांट रहे हैं उसमें कुछ ना कुछ हमको भी अब मजबूरन कहीं ना कहीं, क्योंकि हमारा विचार है रेवड़ी बांटने से ज्यादा हम उसको एजुकेट करके नौकरी करने का काम देंगे। हम उसको हाथ का काम सिखाएंगे जिससे कि वो खुद को रोजगार कर सके और हमारे 1000-2000 रुपए के लिए हमारे पीछे हमारा झंडा नहीं ढोए, बल्कि अपना रोजगार करके अपने परिवार का भरण पोषण कर सके। अच्छा, अभी मामला एक आया है प्रधानमंत्री के माँ के बारे में। तो अभी झारखंड के भी एक मंत्री हैं, उन्होंने कहा कि नहीं वो बीजेपी के ही थे जिन्होंने माँ को अपशब्द कहा है। इस पर क्या कहना चाहेंगे? अगर वो बीजेपी के ही थे तो क्यों उनके मंच का उपयोग किया? और अगर जब मंच का उपयोग किया तो उसी समय पकड़ के उनको पुलिस के हवाले क्यों नहीं किया गया? और उसके बावजूद भी अगर वो बीजेपी के ही थे तो इतने दिन तक हो गए हैं, राहुल गांधी ने किसी भी सार्वजनिक मंच से ये क्यों नहीं कहा कि वो हमारी पार्टी का आदमी नहीं था? और उसको हम किसी तरह से इस बात का हम खंडन करते हैं, और अगर उसका हमारी पार्टी से कहीं भी जुड़ाव है तो उसको पार्टी से सस्पेंड किया जाए। देखिए ये विदेशी, इसके पीछे क्या है कि मतलब आपका एक प्रोपेगेंडा नहीं है क्या? ये बीजेपी का हमेशा जब भी इलेक्शन आता है कुछ इस तरह का, देखिए हर इलेक्शन में जी राहुल जी विफल होते हैं जी और एक नया नैरेटिव लेके आते हैं। कभी वो वोट चोर बोलते हैं, कभी उनकी माँ को गाली देते हैं, कभी मौत का सौदागर बोलते हैं, कभी चौकीदार चोर बोलते हैं। आप देख लीजिए हर एक इलेक्शन के पहले एक नैरेटिव लाते हैं, वो नैरेटिव फेल हो जाता है, फिर दूसरा नैरेटिव तैयार करते हैं और एक उत्तेजना पैदा करते हैं जिससे कि किसी भी तरह से, एक तरफ ये बोलते हैं कि भारतीय जनता पार्टी
दंगे कराना चाहती है, लेकिन आप इतिहास देख लीजिए, भारतीय जनता पार्टी जितने दिन से सत्ता में है, कितने दंगे और कितनी गलत एक्टिविटीज हुई और उनके समय में कितने होते थे। लेकिन ये चूंकि दंगे नहीं हो रहे हैं, उन दंगों को हम कैसे करवाएं, किस तरह से करवाएं, इस तरह से वो कुछ ना कुछ ऐसे अपशब्द या गलत, चूंकि विदेशी संस्कृति में पैदा हुए हैं, वही उनकी संस्कृति है, उनको यही नहीं मालूम है कि माँ का क्या मतलब होता है, उनको यही नहीं मालूम है कि बहन का क्या मतलब होता है। आपने कुछ दिन पहले ही देखा होगा, आज हमारी भारतीय संस्कृति में बहन को हम लोग बहन की तरह देखते हैं, प्यार सब करते हैं, लेकिन वो भरे मंच पे किस तरह से चिपट के अपने बहन का ही हम अपने मुंह से भी नहीं बोलना चाहते। लेकिन क्या किया आप समझते हैं, माँ के साथ उनके क्या संस्कार हैं? आप बताइए, अगर वो भारतीय संस्कृति के होते, वो तो जनेऊ खोल के भी दिखाते हैं, कभी अपने आप को ब्राह्मण बताते हैं, कभी कुछ बताते हैं, लेकिन हमको बताइए हिंदू धर्म के हिसाब से अगर वो ब्राह्मण है तो कभी भी आपने उनको दिवाली मनाते हुए, रक्षाबंधन मनाते हुए, होली मनाते हुए या हिंदुओं के किसी भी त्योहार को खुलकर मनाते हुए देखा हो तो हमको बता दीजिए। आज के दिन एक बार भी मनाया हो तो बता दीजिए। अगर वो अपने आप को हिंदू भी बताते हैं, ब्राह्मण भी बताते हैं, तो मंदिरों में जाना, मंदिरों में जाना इलेक्शन के सामने समय करते हैं, करते ही थे, तब वो दिखाते हैं कि हम हिंदू। तो वो हिंदुओं के पास जब जाते हैं तो हिंदू बन जाते हैं, मुसलमानों के पास जाते हैं हिंदू बनते हैं और बोलते हैं हम ब्राह्मण है, और फिर उसके बाद वही दिखाते हैं कि दिल्ली में एक दुकान में जाकर मांस खा रहे हैं सावन के महीने में। तो कैसे हिंदू हैं जो सावन के महीने में मांस खा रहे हैं, वो भी हिंदू ब्राह्मण है। इस बार एक और सुर्खियां में आपके भाजपा नेता हैं, काफी सुर्खियों में हैं, बिहार के हैं, जो बंगाल के प्रभारी भी हैं और बिहार में स्वास्थ्य मंत्री भी हैं, नाम मंगल पांडे, आप जानते होंगे। तो उनका भी बिहार में काफी वो सुर्खियों में है, जैसे लग रहा है कि इस बार उनको टिकट मिलेगा कि नहीं, क्या होगा, इस तरह का माहौल है। लोग पथराव कर रहे हैं, उनके घर का घेराव कर रहे हैं, तो वो अपना घर ही नहीं संभाल पा रहे हैं। तो बंगाल में वो क्या, किस स्थिति में संभालेंगे? क्या कई बार ये होता है कि देखने में लगता है कि हम अपना घर नहीं संभाल पा रहे हैं और कितना उपद्रव हो गया और इनके नाम पर कितना विरोध है, पता नहीं क्या क्या हो जाएगा। लेकिन लास्ट में आप देखिएगा कि उस राज्य से या उस सीट से वही पार्टी जीती जिसका विरोध दिखाया गया। तो विरोध देखिए, भारतीय जनसंख्या के हिसाब से अगर देखिएगा तो 0.1% लोग पार्टी करते हैं जी। और उनमें से अगर कुछ लोग आके आपके विरोध में डंडे चलाने लगे, दिखा दिए कि हम तो इनका विरोध कर रहे हैं, ये हमारे गांव में कैसे घुस गए, हमारा ऐसे कैसे हो गया, इस तरह करके बड़ी बड़ी चीजें वो दिखा देंगे। लेकिन ओरिजिनलिटी जब बैलेट बॉक्स में जब जाता है तो आप देखोगे कि वहां पर उल्टा ही हो रहा है। हम ये नहीं बोलते हैं कि उन्होंने, क्योंकि ये बिहार की बात है, हमको बिहार के उस क्षेत्र के बारे में बहुत अच्छी तरह से, हो सकता है कि उनकी कुछ कमियां रही हो, या हो सकता है कि उनको बंगाल का प्रभारी बना देने के कारण वो अपने क्षेत्र में ज्यादा समय नहीं दे पाए हो, इसलिए जनता में थोड़ा बहुत आक्रोश हो। लेकिन जनता अगर उस क्षेत्र में, पता चलेगा, आप देखिएगा कि वहां पर वोटर है 2.5 लाख, लेकिन विरोध करने वाले आपको मुश्किल से 300 मिलेंगे। तो 300 तो अपोजिशन के वो हर सबसे ज्यादा टारगेट भी तो हो सकते हैं। अभी सबसे ज्यादा टारगेट में देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है, कुछ भूलें हर पार्टियों में होती है, लेकिन अगर वो सच में गलत किए होंगे तो आप देख लीजिएगा जब टिकट अनाउंसमेंट होगा तो हो सकता है कि उनकी टिकट भी कट जाए। अगर ये मुझे मालूम नहीं है क्योंकि उस क्षेत्र के बारे में हमारा आइडिया नहीं, लेकिन हम लोग सर्वे कराते हैं, पता करते हैं, और अगर उन्होंने अपने क्षेत्र में काम नहीं किया होगा तो हो सकता है कि उनकी टिकट भी कट जाए। अच्छा, लास्ट और अंतिम आपसे एक क्वेश्चन है कि इस बार भाजपा की क्या स्थिति रहेगी सामने अगले साल जो होने वाले विधानसभा इलेक्शन में आप लोग? क्योंकि देखिए, जहां तक भारतीय जनता पार्टी की स्थिति की बात है, मैं यही आगे पिछला जो सीट है उससे क्या आगे बढ़ पाएगी विधानसभा में? वही हम बता रहे हैं कि आज पश्चिम बंगाल की जनता, आप खुद देख लीजिए कि 2021 का जब इलेक्शन था तब ममता के प्रति लोगों का जो विश्वास था, और आज 2026 का जब इलेक्शन होने जा रहा है तो खुद ममता हो या उनकी पार्टी के नेता हो, चाहे वो डर के मारे, किसी जनता की हिम्मत नहीं पड़ती थी कि उनकी पार्टी के किसी नेता का विरोध कर सके, चाहे उसके काम के लिए हो, चाहे ममता की इमेज के लिए हो। पिछले इलेक्शन के समय भी ममता ने यही कहा था कि हमारे नेता चोर हो सकते हैं, लेकिन 294 सीट में आप ये देखिए कि ममता बनर्जी खड़ी हुई, हमको देख के सीट दो। मतलब उनको भी ये विश्वास था कि उनके नेताओं की इमेज इतनी खराब है, उस इमेज पे उनको वोट नहीं मिलेगा। उसके पहले इलेक्शन में उन्होंने कहा था कि नारदा कांड में जिन लोगों ने घूस लेते हुए पकड़ाए तो बोले थे कि अरे हमको पहले मालूम होता तो इनको टिकट
टिकट नहीं देते, लेकिन जब जीत गए तो उनको टिकट देना तो दूर का बात है, उसमें आधे से ज्यादा लोग मंत्री बन गए थे। तो ये ममता का एक गेम प्लान रहता है, लेकिन इस बार उनके नेता भी अपने अपने क्षेत्रों में विरोध का सामना कर रहे हैं, जनगण भी उनके विरोध में रास्ते पे उतर चुका है। चाहे आप जनगण विरोध में है तो हर बार ममता कैसे आ जाए? नहीं, इस बार जो विरोध है आप इसके पहले कभी नहीं देखे होंगे। आरजीकर कांड के बाद जिस तरह से घटना हुई, लॉ कॉलेज में रेप होने के बाद जो घटना हुई, मुर्शिदाबाद कांड के बाद जो घटना हुई, महेश तल्ला में दंगे के बाद जो घटना हुई, ये 26,000 टीचरों की जो नौकरी गई, उसके चलते लगातार 4 साल 5 साल से जिस तरह से आंदोलन चल रहा है, आज आप ये देख रहे हैं कि जगह जगह पर अब जनता ये मान चुकी है कि क्योंकि अब तो खुद ममता ने भी स्वीकार कर लिया है और ममता के नेता इस शिक्षक कांड में चारों तरफ से पकड़े भी जा रहे हैं। खुद अब तो ये नहीं बोल सकते हैं कि हमको बदनाम किया जा रहा है। 1800 जबकि वहां होगी 8000, लेकिन 1800 की जो लिस्ट निकली है उसमें तो उन्हीं की पार्टी के नेताओं के घर के लोगों का, रिलेटिव का या लोगों का नाम आ गया। तो अब ये तो उनकी सरकार खुद स्वीकार कर रही है कि हमने 1800 लोगों को गलत ढंग से नौकरी दी। कुल मिलाकर कह सकते कि इस बार आप लोग सत्ता में आएंगे। देखिए, जनगण चाह रहा है, लेकिन मैंने एक चीज जो बताई कि ये अब पहले से ही सेना के विरुद्ध आग उगलना चालू कर दी है। जी जी, SIR होने नहीं देंगे, अर्थात रोहिंग्या और उनके वोट को हम कटने नहीं देंगे। मरे हुए लोग जो भूत बनकर आके यहाँ पर वोट देके चले जाते हैं, उनका वोट कटने नहीं देंगे। SIR का लाभ भी मिलेगा, लाभ मिलेगा। अगर SIR पहले SIR तक होते ही होते, अभी देखिए ये पूरे बंगाल को दंगे में झोंक देंगी। मैं आज ये बात कह रहा हूँ जिसकी कहीं भी आपको आसार नहीं नजर आ रहा है, लेकिन ये SIR के नाम पर पूरे बंगाल को दंगाग्रस्त घोषित कर देंगी और साथ ही साथ वहां बंगाली, नन बंगाली, हिंदू, मुस्लिम सब लगाएंगी। देखिए कितनी चालाक औरत है। एक तरफ बंगाली, नन बंगाली, दूसरी पार्टियों को बोलती है कि बहिरागत ये वो। हमको ये बताइए कि यूसुफ पठान कहाँ के हैं, हमको ये बताइए कीर्ति आजाद कहाँ के हैं, हमको ये बताइए शत्रुघ्न सिन्हा कहाँ के हैं, हमको ये बताइए वो भोसले जो राज्यसभा से MP है वो कहाँ से, बंगाल की सीट से राज्यसभा का MP है। हमको ये बताइए वो आसाम से ये जो है ट्रेनों में आजकल इस तरह के बहुत देखे मैं। आसाम की असमिया हैं, उनको आप बंगाल कोटा से राज्यसभा की MP बनाए हैं। तो आप बंगाल की अस्मिता की बात करते हैं, आप बंगाली भाषा की बात करते हैं, आप शत्रुघ्न सिन्हा, कीर्ति आजाद या यूसुफ पठान से बंगला में बुलवा के दिखवा दीजिए। आप बात करते हैं बंगाल की अस्मिता की, आप ये बताइए कलकत्ता पुलिस का कमिश्नर कौन है? मैं उसका विरोध नहीं करता, योग्यता के हिसाब से मिलना चाहिए, लेकिन आज बंगाल कलकत्ता पुलिस का कमिश्नर और उससे सीनियर बंगाली IPS बैठे हुए हैं, लेकिन उनकी जगह मनोज पंत को दिया गया, मनोज वर्मा को दिया गया। आप चीफ सेक्रेटरी को देखिए, इसके पहले द्विवेदी जी थे, अब आप मनोज पंत को बना के रखिए, जबकि उनसे सीनियर IAS आपके पास बैठा हुआ। अगर सीनियरिटी के वो भी बंगाली बैठा हुआ, आप बंगाली अस्मिता की बात बोलते हैं। आप पूरे बंगाल के DG को देखिए, राजीव कुमार, जो कितने तरह के घपलों में सब तरह से, यहाँ तक कि एक IPS कभी अपना मोबाइल नहीं बंद कर सकता है, वो 15 दिन गायब था मोबाइल बंद करके। आज उसको आप DGP बना के रखी हैं। तो आप तो एक तरफ हिंदी का विरोध कर रही, दूसरी तरफ आप हिंदी स्पीकिंग को ही, चाहे वो MLA MP की बात है, चाहे कारपोरेशन की बात है, और चाहे IPS की बात है, IAS की बात है, आप एक तरफ उन्हीं को बैठा के रखी हैं और लोगों को भ्रमित करने के लिए आप बंगाली अस्मिता की बात उठाती है। कहीं ना कहीं TMC का तो बेस भी बिहार के ही प्रशांत किशोर ने आके देखा जाए। वही तो बोल रहे हैं, आप हेल्प उन्हीं की ले रही, आप उन्हीं के इशारों पे चल रही। कौन लोग है कि मतलब अचानक इस तरह के स्टेशनों में ये में आप बांग्ला बोलते हो? अरे भाई, जो बात पहले ये बंगला पक्को के नाम पर कर रही थी, जब बंगला पक्को सक्सेस नहीं हुआ तो आज ये खुद डायरेक्ट बंगाली अस्मिता के नाम पर जगह जगह धरने प्रदर्शन पे बैठ गई। कल तक ये बंगला पक्को को समर्थन देती थी, आज बंगला पक्को इतनी बड़ी बातें करता है तो बंगला पक्को क्यों नहीं बांग्लादेश के अंदर जब हिंदू मारे जा रहे थे, बंगाली मारे जा रहे थे, तो उनका क्यों नहीं सपोर्ट किया? मुर्शिदाबाद महेश तल्ला में जब बंगालियों के ऊपर अत्याचार हुआ तो बंगला पक्ष ने कोई आवाज क्यों नहीं उठाई? 26,000 बंगाली टीचर जो बैठे हुए हैं रास्ते पे, उनके लिए बंगला पक्को ने कोई बात क्यों नहीं उठाई? तो ये एक सोची समझी साजिश है, वो तृणमूल के इशारे पे चल रहे थे। जब उनसे नहीं हो पाया तो ममता बनर्जी ने खुद वो कमान संभाल ली है
और बंगाल में बंगालियों और नॉन बंगालियों में लड़ाई लड़ा के कुछ हिंदू वोट अपनी तरफ करें, बाकी हम बांग्लादेशियों का और रोहिंग्याओं का वोट लेकर हम बंगाल में वो करें और आने वाले दिनों में इसको बृहत्तर बांग्लादेश बनाने की साजिश रची जा रही है। आप एक शब्द में इस बार बोलिए कि मतलब इस बार आप उखाड़ फेंकेंगे कि नहीं ममता, हाँ या ना में जवाब दीजिए कि इस बार विधानसभा चुनाव जो आने वाला है बीजेपी क्या ममता को उखाड़ फेंकेगी, हाँ या ना में बताइए। 100% यहाँ की जनता मान चुकी है कि बंगाल के अंदर अगर ये रहा इस बार ममता का सफायत है। देखिए बोलना नहीं चाहिए जी, क्योंकि मैं भी एक राजनीति करता हूँ और राजनीति करने वालों को ऐसी बातें बोलनी नहीं चाहिए, लेकिन अगर 2026 में पश्चिम बंगाल के बात पर विचार नहीं किया तो आप दूसरा कश्मीर यहाँ देखेंगे और इन्फ्लेशन के चलते और अपने पॉपुलेशन बढ़ाने की जो उनकी पद्धति है उसके चलते जिस दिन पश्चिम बंगाल में 35 से 40% मुस्लिम पॉपुलेशन हो गई उस दिन हिंदुओं को पहले बांग्लादेश से भाग के आए थे उनको बंगाल छोड़कर दूसरे राज्यों में भागना पड़ेगा, चाहे वो पैसे के बल पे आपको मुस्लिम बना लें और चाहे तो वो मार पीट के आपको मुस्लिम धर्म स्वीकार करने के लिए ऐसा क्या सिर्फ बीजेपी का ही नजरिया है क्या? बीजेपी का नहीं, ये नजरिया तृणमूल के बड़े बड़े नेताओं का भी है, लेकिन तृणमूल के अंदर किसी भी नेता की इतनी क्षमता नहीं है। अगर आज ममता बनर्जी अभी बोल दें कि देखो हम उल्टा लटक के चल रहे हैं, सूरज आज रात में उगा है और चंद्रमा सवेरे उग गया है, तो पश्चिम बंगाल का हर नेता यही बोलेगा पीछे से आकर, चाहे वो जितना हंस ले। हमारे पास तृणमूल के कई नेता आते हैं, वो बोलते हैं कि अब तुम ही लोग हमको बचाओ, नहीं तो हम लोगों का अस्तित्व बंगाल से भी भागकर कहाँ जाएंगे। यूपी, बिहार, गुजरात, राजस्थान के लोग अपने अपने राज्यों में जाति के नाम पर, भाषा के नाम पर घुल मिल जाएंगे, उनमें कोई सेपरेशन नहीं होगा, लेकिन हम बंगालियों को रिफ्यूजी ही माना जाएगा, हम चाहे जहाँ जाएं।